भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना भी जिसको कहा जाता है उसका एवं भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, इसलिए दोनों को मैंने एक ही में शामिल कर लिया है अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो देखिए, सबसे पहले उद्देशिका को समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो भी किताब में उद्देशिका दी हुई है उसको कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार में वो समझ में आए उतनी बार उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी उद्देशिका को लिखा हुआ है, उसके बाद इसी से प्रश्न देखिए कैसे निकलते हैं और इसी को हम समझते हैं। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, एक बार पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 2 बार लिख दिया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसको देखिए, पहले पूरी संविधान सभा को देखेंगे, उद्देशिका को देखेंगे, फिर से एक बार हम इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसकी मीनिंग क्या होती है इसको अभी हम लोग समझेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये क्या चीज होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए, इस संविधान सभा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द इसमें हैं जैसे समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता। ये शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये मूल संविधान में नहीं थे, ये 1976 में ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। चूंकि संविधान की मूलभूत भावना के अनुरूप थे, इसलिए इन शब्दों को यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब इन शब्दों का अर्थ हम समझेंगे, उसके पहले ये जान लेते हैं कि बेरुवारी मामला एक था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का भाग नहीं है उद्देशिका, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक वाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान सभा का भाग है और उसमें संशोधन किया जाता है, लेकिन उसका जो मूलभूत ढांचा है जो संविधान का, अगर उसको वो संशोधन प्रभावित करता है तो वो संशोधन मान्य नहीं होगा। उसके बाद न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह एक थे, उन्होंने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। संविधान को समझने के लिए उद्देशिका को समझना सबसे पहले जरूरी बताया और उन्होंने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। तो देखिए, कुछ इसमें शब्द हैं जिन शब्दों की मीनिंग समझने की प्रयास करेंगे। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का आंतरिक निर्णय या बाह्य निर्णय लेने में हम पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। हम किसी दूसरे देश के दबाव में या किसी दूसरे देश के कहने पे कोई भी आंतरिक और बाह्य निर्णय नहीं लेंगे। इसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, अर्थात
प्रभुता हमारे पास रहेगी, कोई भी निर्णय करने के लिए भारतीय संसद और भारतीय संविधान सक्षम होगी। उसके बाद दूसरा शब्द है समाजवादी। दो प्रकार के समाज होते हैं, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। समाजवादी में भी पूरे विश्व में जो समाजवाद कहा जाता है वो वामपंथी समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद है, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। पूंजीवादी समाज में जो व्यवस्था होती है पूंजीवादी समाज की, उसमें बाजार जो है वो या प्राइवेट कंपनियां जो है वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखती हैं, लेकिन समाजवादी में सोशलिस्टिक पैटर्न में उत्पादन के साधनों पे नियंत्रण सरकार का होता है। लेकिन साम्यवादी समाज में उत्पादन के समाजवाद में उत्पादन के साधनों पे कठोर नियंत्रण होता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन के साधनों पे थोड़ा नियंत्रण, कम नियंत्रण होता है, उसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया हुआ है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? वो जो लोगों का तंत्र हो, जहां जनता अपने लिए प्रशासक या अपने लिए शासन करने वाले को चुनती है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। पंथ निरपेक्ष किसको कहते हैं? वह राज्य पंथ निरपेक्ष कहा जाता है जिस राज्य का कोई धर्म न हो या जो राज्य किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई प्रयास न करे। गणराज्य किसको कहते हैं? गणराज्य वह राज्य होता है जिसके मुखिया का पद वंशानुगत नहीं होता है और मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। राज्य हेड ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और वो राष्ट्रपति का पद या हेड ऑफ द नेशन का पद वंशानुगत नहीं होता है। उसके बाद दो तीन बातें और हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समानता। तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता का इस उद्देशिका के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो उद्देशिका से ही हम लोग इसका उत्तर भी निकाल लेंगे। न्याय की बात करती है, कौन से न्याय की बात करती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात ये उद्देशिका करती है। सामाजिक आर्थिक न्याय हमको डीपीएसपी से मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से मिलता है, जबकि राजनैतिक न्याय मौलिक अधिकारों से हमको प्राप्त होता है। अब उसके बाद स्वतंत्रता की बात करती है। कौन कौन सी स्वतंत्रता होगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, कौन कौन सी समानता संविधान में है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। प्रतिष्ठा और अवसर, अगर किसी प्रतिष्ठा और अवसर की सबको जो है समानता प्रदान की जाएगी। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। तो इस तरह से इन शब्दों को एक बार हम लोगों ने डिफाइन किया, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य यह होता है कि हमारा सभी निर्णय स्वयं का होगा। कोई विदेशी ताकत या कोई विदेशी राज्य हमको अपने बाह्य एवं आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। समाजवादी का तात्पर्य होता है कि उत्पादन के साधनों पे राज्य का नियंत्रण होगा। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता अपने लिए शासित होने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करती है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। गणराज्य का तात्पर्य है कि हेड ऑफ द नेशन, राज्य का जो प्रमुख होगा, देश का जो प्रमुख होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा और उसका पद जो है वंशानुगत नहीं होगा। न्याय, न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। उसके बाद एक पॉइंट और है, 26 नवंबर को ये लागू हुआ था संविधान, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके अगले भाग की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे विशाल एवं विस्तृत संविधान है। सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे विस्तृत संविधान है, इसलिए कि बाकी देशों का संविधान, कहीं केंद्र का संविधान लिखा हुआ है, कहीं राज्य का संविधान लिखा हुआ है, और हमारे देश में केंद्र, राज्य से लेकर के ग्राम पंचायतों तक का संविधान इसी में लिखा हुआ है, इसलिए ये बहुत बड़ा संविधान है। लिखित संविधान है।
दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक परंपरावादी संविधान होते हैं और एक लिखित संविधान होते हैं, अर्थात एक को मौखिक कहा जा सकता है, एक को लिखित कहा जा सकता है। तो ब्रिटेन का संविधान पारंपरिक संविधान है, जबकि हमारे यहाँ लिखित संविधान है। और तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वही बात फिर से आ गई, प्रभुता संपन्न मतलब सावर्जेंसी हमारे पास होगी, हमारे आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को कोई दूसरी शक्ति प्रभावित नहीं करेगी, विदेशी शक्ति। समाजवादी मतलब उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। पंथ निरपेक्ष मतलब, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक का तात्पर्य है कि अपने लिए शासक का चयन, अपने शासित होने के लिए शासक का चयन हम लोग खुद करेंगे। और गणराज्य का तात्पर्य है कि राज्य के मुखिया का पद वंशानुगत नहीं होगा। अब उसके बाद है अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है, एक अध्यक्षीय होती है। अमेरिका में जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षीय है और ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है। तो हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एकल नागरिकता, ब्रिटेन की तरह हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, भारत का नागरिक, किसी राज्य की कोई नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है। वयस्क मताधिकार, 21 साल के लोगों को मतदान का अधिकार मूल संविधान में दिया गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा ये अभिनिर्धारित किया गया, ये संशोधन कर दिया गया कि 18 साल के लोग भी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, इसको कैसे समझेंगे? भारतीय संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है। नम्य इसलिए है कि कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका संशोधन सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा राज्य और नागरिकता, इन सब में संशोधन सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। और कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनको संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत, और तीसरे कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसको संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है हमारे संविधान में। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है और इसमें किसी का हस्तक्षेप, कार्यपालिका का या विधायिका का न्यायपालिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केंद्रोन्मुख संविधान, भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, इसको अर्ध संघीय भी कहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान की ये अच्छी विशेषता है कि आवश्यकता पड़ने पर या विपत्ति के समय ये केंद्रोन्मुख हो जाता है। ये केंद्रीय संविधान या संघ के संविधान संघीय हो जाता है। और संविधान की सर्वोच्चता, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे देश में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च कौन है, संसद कौन सर्वोच्च है, कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, कि संविधान सर्वोच्च है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। इसलिए है कि संसद, लेकिन फिर एक समस्या आती है कि आप ये कहेंगे कि संसद तो संविधान को परिवर्तित कर सकती है, तो संविधान कैसे सर्वोच्च हुआ? सर्वोच्च संविधान ही हुआ जब संसद संविधान को परिवर्तित करने का काम करती है, तो उसमें संविधान सभा की तरह से काम करती है। इसलिए सर्वोच्चता संविधान की है, न सुप्रीम कोर्ट की है, न संसद की है। और सुप्रीम कोर्ट इसी संविधान का निर्वचन करता है और इस संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं वो नष्ट नहीं होने चाहिए। इसी आधार पे किसी अनुच्छेद को या किसी परिवर्तन को संविधान में वो नकार सकता है, अन्यथा नहीं। ग्राम पंचायतों की स्थापना, हमारे संविधान की एक विशेषता ये भी है कि इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना, लोकल बॉडीज की स्थापना के बारे में भी दिया गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताओं में विस्तृत एवं विशाल संविधान, पूरे विश्व का सबसे विशाल संविधान है। लिखित संविधान है, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात की गई है। संसदीय शासन प्रणाली है हमारे संविधान में। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और एकल नागरिकता है। और नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। कैसे? हमने बताया कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।
स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश में। सॉरी, केंद्रोन्मुख संविधान है। विपत्ति की परिस्थिति में हमारा संविधान केंद्रोन्मुख हो जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान हमारा सर्वोच्च है, संसद और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है। और ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये इतनी सारी चीजें इस संविधान में की विशेषता में दी हुई हैं।